और अब बात देश प्रदेश की। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में 10,000 लोगों के घर गिराए जा रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किया जा रहा है। सूरजकुंड के करीब अरावली के पहाड़ों में पड़ने वाले खाड़ी गांव और आसपास के छोटे गांव के सभी घर गिराए जा रहे हैं। महामारी के इस दौर में इन हजारों परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट तो था ही, और अब घर की जो एक छत होती है वो भी इनसे अब छिनने जा रही है। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की ये खास रिपोर्ट। फरीदाबाद के खोरी गांव में रहने वाली कल्पना हमें अपना एक कमरे का घर दिखा रही हैं। यही रसोई भी है और यही सोना भी है। कुछ दिन पहले इनके पति की बीमारी से मौत हो गई। कल्पना कोठियों में बर्तन मांजकर परिवार का पेट पाल रही थी, पर लॉकडाउन में ये काम भी चला गया। घर में आटे का बर्तन खाली है। कल्पना मांग कर काम चला रही हैं और अब ये कमरा भी ढा दिया जाएगा। अब घर भी छीना जा रहा है। अब हम लोग लॉकडाउन में कहाँ जाएंगे बच्चे को लेके? हम बस आधी रोटी आधी टुकड़ी खा के गुजर कर रहे हैं, पानी पी पी के। अब मकान तोड़ा जा रहा है सर, हम घर से बेघर हो रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे? 61 साल के सलीम यहाँ 25 साल से रह रहे हैं। हर चुनाव में वोट भी डालते हैं और आधार भी यहीं का बना हुआ है। आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड सब है, राशन कार्ड या हाँ वोट डालते हैं। हरियाणा में वोट हर साल डालते हैं। दरअसल दिल्ली और सूरजकुंड के बीच में अरावली की पहाड़ियों में खोरी गांव के आसपास लगभग 10,000 से भी ज्यादा घर हैं, जिसमें 30,000 से ज्यादा लोग रह रहे हैं। ये मजदूर 1980 से यहाँ रहते हैं। 2010 में फरीदाबाद नगर निगम मकानों को ढहाने के लिए कोर्ट गया। निगम ने तर्क दिया कि ये घर अवैध रूप से अरावली की पहाड़ियों में बने हैं। अवैध कब्जे से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। 2016 में हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि उन लोगों को कहीं और बसाया जाए। 2017 में फरीदाबाद निगम हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जून 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा प्रशासन को 6 हफ्ते में सारे घर ढहाने के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, हमें मानना पड़ेगा, लेकिन दूसरी जगह देना ये हरियाणा सरकार का कर्तव्य है। ये आलीशान इमारतें भी अरावली की पहाड़ियों पर ही बनी हैं, पर विडंबना ये है कि अब यहाँ गरीबों के घर नहीं होंगे और ये इमारतें ऐसे ही चमकती रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया है तो घर गिराए जाएंगे, लेकिन मेरे पीछे देखिए, इन सबके पास आधार कार्ड हैं, इन सबके पास वोटर कार्ड है, इन सबके पास पैन कार्ड है। जिसके पास ऑटो है वो रोड टैक्स देता है, जिसकी दुकान है वो जीएसटी भरता है। यानी देश की विकास में ये लोग टैक्स भरते हैं। तो जाहिर सी बात है, कोर्ट ने आदेश किया तो घर गिराए जाएंगे, लेकिन सरकार का दायित्व है कि अगर घर गिराए जा रहे हैं तो इनको वैकल्पिक छत दी जाए, वो भी इस दौर में जब ये सब गरीब हैं, बेरोजगार हैं लॉकडाउन में। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब इनके पास सारे प्रमाण पत्र हैं तो क्या सरकार इन्हें सड़कों पर आने देगी? छोटे छोटे बच्चे हैं। कोर्ट ने यह फैसला सरकार पर छोड़ा है कि वो इन्हें वैकल्पिक घर देती है या नहीं। सहयोगी शशिकांत झा के साथ अरावली की पहाड़ियों में बसे खोड़ी गांव से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। बीजेपी नेता मुकुल रॉय बीजेपी की एक अहम बैठक में शामिल नहीं हुए, जिसके बाद पार्टी में हलचलें बढ़ गई हैं। सूत्रों का कहना है कि वो विपक्ष का नेता चुनने में पार्टी ने उनकी अनदेखी की है। बीजेपी से घर वापसी का मुकाबला करने की रणनीति। शुभेंदु अधिकारी प्रधानमंत्री से मिलने के लिए दिल्ली पहुंचे। तृणमूल से बीजेपी में आए कई नेता हाल के विधानसभा चुनावों में हार के बाद फिर टीएमसी में लौटना चाहते हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम मुकुल रॉय का है, जिन्होंने मंगलवार को कोलकाता में बीजेपी की एक बैठक से दूरी बनाए रखी। बीजेपी के राज्य अध्यक्ष दिलीप घोष का कहना है कि वो अपनी पत्नी की बीमारी की वजह से नहीं आ सके। मुकुल रॉय के करीबी सूत्रों का कहना है कि विपक्ष का नेता चुनने में पार्टी ने उनकी अनदेखी करके शुभेंदु अधिकारी को ये जिम्मेदारी सौंपी। 3 जून को टीएमसी के महासचिव और ममता के भतीजे अभिषेक बैनर्जी ने मुकुल रॉय के बेटे से अस्पताल में जाकर मुलाकात की, जहां मुकुल रॉय की पत्नी दाखिल हैं। अगले दिन प्रधानमंत्री ने भी रॉय से बात की। रॉय के बाद टीएमसी छोड़ने वाले एक और नेता ने
पार्टी की रणनीति को गलत ठहराया है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा बंगाल के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बंगाल का चेहरा होना चाहिए, जहां पहले से ममता बनर्जी एक जाना माना चेहरा है। चुनाव से पहले पाला बदलने वाले पूर्व मंत्री राजीव बनर्जी ने ममता को राष्ट्रपति शासन की धमकी के मुद्दे पर बीजेपी पर हमला बोला है। जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं है वो टीएमसी में वापस जाएंगे। बंगाल के लोग इसका जवाब देंगे। किसी को देरी से समझ आता है, किसी को जल्दी समझ आता है, और आम इंसान के भलाई के लिए ममता बनर्जी काम कर रहे हैं। ये वो आगे भी जानते थे, अभी भी जान रहे हैं, मगर बीच में महसूस करना बंद कर दिए थे। सौमित्र खान और अर्जुन सिंह को भी दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मीटिंग के बाद तृणमूल से बीजेपी में लाया गया था। बीजेपी में लाए गए सबसे बड़े टीएमसी नेता शुभेंदु अधिकारी हैं, जिनको विपक्ष का नेता बनाने से दूसरे पुराने नेता अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। मैं गृह मंत्री से लेकर नड्डा जी से लेकर रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर तक ये हालत का बारे में मेरा जो बोलने का मौका था, मैं बोला। ऑल इंडिया बीजेपी बंगाल की कार्यकर्ता का साथ ये अत्याचार बंद करने के लिए जो 42 हमारा वर्कर्स का निधन हुआ, मर्डर हुआ, उसके ऊपर उसका साथ विचार दिलाने के लिए हम लोग कमिटेड है। सरकार पलटी करा जाए ना। वहां जाने के बाद वो फंस गए हैं, तो इसलिए अब वो अपने आप को बचाने की कोशिश में लगे हैं। बॉस तारा जाते रेगे ना जाए। ममता बनर्जी की हैट्रिक और बीजेपी के खिलाफ जीत के बाद बीजेपी को पश्चिम बंगाल में 5 साल के लिए विपक्ष में बैठना पड़ेगा। जो लोग ये सोचकर बीजेपी में आए थे कि बीजेपी सत्ता में आ रहे, वो अब निराश है और वापस तृणमूल में जाने के बारे में सोच रहे हैं। ये घर वापसी वाला सोच अब बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल में एक चुनौती बन गया है। कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ कोलकाता। जितिन प्रसाद ने आखिरकार बीजेपी का दामन थाम लिया है, लेकिन अब नजरें राजस्थान कांग्रेस पर टिकी हुई है, क्योंकि वहां पर भी बगावत की सुबुहाट सुनाई आ रही है। राजस्थान कांग्रेस में बगावत के तेवर दोबारा सुनाई दे रहे हैं। गहलोत मंत्रिमंडल का विस्तार कई दिनों से टलता जा रहा है और पायलट खेमे की नाराजगी बढ़ रही है, क्योंकि 10 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब तक न उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिली है, न राजनीतिक नियुक्तियों में। हर स्टेट में ऐसी स्थिति है। अगर सचिन पायलट जी वाली स्थिति की जहां बात करें, तो अगर समय रहते अभी सुधार नहीं किया गया, तो इसके परिणाम तो भुगतने पड़ेंगे। बाड़मेर से वरिष्ठ विधायक हेमाराम चौधरी विधानसभा से इस्तीफा दे चुके हैं। हाल ही में अपने ही सरकार के खिलाफ धरने पे बैठ गए थे, लेकिन सरकार का दावा है ये पारिवारिक मामला है, सरकार पे कोई संकट नहीं है। ये सब पारिवारिक मामले हैं और सरकार के कोई दिक्कत नहीं है। राजनीति में, पार्टियों में इस तरह की बातें चलती रहती है, लेकिन सरकार के कोई दिक्कत नहीं है। सरकार का काम इस वक्त जन सेवा करने का, उस जन सेवा में हम जुटे हुए हैं, उसमें कोई कमी नहीं। सचिन पायलट ने फिलहाल औपचारिक रूप से अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन पंजाब में आंतरिक सुलह का जल्द से जल्द निपटारा और राजस्थान में कोई कार्रवाई नहीं होने से वो नाराज बताए जा रहे हैं। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और अब गुड मॉर्निंग इंडिया में वक्त हो गया है टॉप न्यूज़ का। आपको बता दें कि एनडीटीवी इंडिया आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। रोज हम आपको 5 खबरें दिखाते हैं, जिसमें से आप चुन सकते हैं अपनी पसंद की खबर। तो आज पहली खबर है टॉप न्यूज़ पे बिहार से, जहां पर कोरोना से मौत के आंकड़ों में बड़ा घालमेल जो है वो सामने आया है। सरकारी रिकॉर्ड से गायब थी 3,951 मौतें। दूसरी खबर है नए नियम पर आखिर भारत सरकार के आगे झुका है ट्विटर। चिट्ठी लिखकर कहा है कि जो नियम है उन पर अमल का हर संभव प्रयास जारी है। तीसरी खबर है कोरोना संक्रमित बच्चों के लिए केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस जारी हुई हैं, जिसमें रेमडेसिविर दवा देने की साफ मनाही है। चौथी खबर है एम्स की स्टडी में चौंकाने वाला एक खुलासा हुआ है कि वैक्सीन के बाद भी संक्रमित कर रहा है जो भारत का डेल्टा वेरिएंट है वो। और पांचवी खबर है आज लगेगा साल का पहला सूर्य ग्रहण, दिखेगा रिंग ऑफ फायर। तो इन 5 खबरों में से वो कौन सी खबर है जो आप देखना चाहते हैं, हमारे YouTube चैनल पर जाकर आप चुन सकते हैं। उस खबर को हम आपको विस्तार से एनडीटीवी इंडिया और उसके YouTube चैनल पर दिखाएंगे। गुड मॉर्निंग इंडिया में इतना ही। नमस्कार।